गुड मॉर्निंग बच्चों। ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आपका अंतिम टॉपिक है और ये जो है सिलेबस में एक साथ ऐड है। इसमें टॉपिक है आपका प्लेस, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बच्चों। वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आपूर्ति के स्थान का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत आपूर्ति ही कर योग्य घटक है। दूसरा जो है वस्तु एवं सेवा कर में गंतव्य आधारित ये कर होता है, इसलिए यानी कि स्थान के आधार पर इसको वसूल किया जाता है। तो फर्स्टली सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी एंड सेकेंडली जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स which means it is levied and collected at the place where the goods and services tax have been finally availed are made available for final use. At the same time, there are many forms of GST depending on the place of supply where are levied on specific places. For example, if the transaction happened between two state, अगर मान लीजिए कि बच्चों एक उदाहरण ऐसे समझिए कि अगर दो राज्यों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो IGST लगेगी। Integrated goods and service tax will be levied, and if the transaction has happened within a state then the first central tax। और मान लीजिए कि दो स्टेट के बीच में है तो CGST और SGST। तो अब जब दो राज्य के बीच में लगता है तो IGST, SGST, CGST लगती है, और एक ही राज्य में जब बिजनेस हो रहा है तो केवल दो टैक्स लगता है, CGST एंड SGST। when the determining the place of supply, the location, supplier and recipient determined automatically कि दोनों मिलकर के एक साथ तय करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इम्पोर्टेंट फॉर होम, किसके लिए ये आवश्यक है। बच्चों देखिए किसके लिए आवश्यक है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। द पर्सन, the people who supply services across the border। फिर सेकेंड मतलब इट मीन्स कि जो व्यक्ति बॉर्डर के आर पार सेवाओं की आपूर्ति करता है। दूसरा है सेकेंड है कि द पीपल हुज इंगेज इन इंटर स्टेट मेड, जो व्यक्ति अंतर्राज्यीय व्यापार करता है। फिर थर्ड है बच्चों कि पीपल हुज कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम मेनी प्लेसेस एंड सप्लाई गुड्स फ्रॉम मेनी प्लेसेस। फिर थर्ड है बच्चों कि एक विशेष इकोनॉमिक जोन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाईज की ज़रूरत इसलिए भी पड़ जाती है कि जो इकोनॉमिक जोन के होते हैं, जो स्पेशल जोन के होते हैं, जो इकोनॉमिक जोन, द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर यूनिट सिचुएटेड द इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर। विशेष आर्थिक जोन में स्थापित इकाइयों के लिए अथवा विशेष आर्थिक जोन के डेवलपर के लिए भी स्थान का महत्व होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों की वाई इज़ नेसेसरी, किसके लिए नेसेसरी है। वाई नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है, किसके लिए तो हो गया, क्यों नेसेसरी है। तो पहला ही है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई बिकम नेसेसरी फॉर फॉलोइंग रीजन्स। देखिए बच्चों कौन कौन से रीजन्स हैं। फर्स्ट है टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। फिर नेक्स्ट है द डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ टैक्सेशन, करारोपण का बिंदु निर्धारण करने के लिए। करारोपण का मतलब कि जिसको कर देना है, जिसको टैक्स पे करना है, उस पॉइंट को नोट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए। फिर टू डिटर्मिनेशन टू एरिया, किस स्थान का, क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए, करारोपण के क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट है टू अवॉइड डबल टैक्सेशन फॉर डूइंग बिजनेस मेनी स्टेट, जो कई राज्यों में व्यापार करने वाले को दोहरे कर के
दोहरा कर करारोपण से बचाने के लिए, यानी कि दो बार उसको कर पे ना करना पड़े। फिर नेक्स्ट है कि टैक्स एवेजन, टू मिनिमाइज टैक्स एवेजन, कर अपवंचन से रोकने के लिए। और फिफ्थ पॉइंट है टू ब्रिंग ऑल द ट्रांजेक्शन अंडर द जीएसटी, सभी लेन देनों को वस्तु एवं सेवा करके दायरे में लाने के लिए। बच्चों देखिए, चौथा और पांचवा में थोड़ा सा अंतर हो गया, मैंने फोर्थ को फिफ्थ पढ़ दिया है, फिफ्थ को फोर्थ, आप इसको देख लीजिएगा कि टू मिनिमाइज टैक्स एवेजन का मतलब फिफ्थ पॉइंट है कि कर अपवंचन को रोकने के लिए, और टू ब्रिंग ऑल द ट्रांजेक्शन अंडर द जीएसटी, सभी को कर के दायरे में लाने के लिए इसकी ये ज़रूरी है, ये इसलिए आवश्यक है। फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ जीएसटी, वस्तुओं एवं सेवा कर को बेहतर प्रशासन देने के लिए। फिर 7th पॉइंट है द टू डू क्वाइट एंड जस्टिस विद ऑल द स्टेट्स, सभी राज्यों के साथ न्याय करने के लिए। और फिर लास्ट है टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सक्सेसफुल, कि गंतव्य आधारित कर की अवधारणा को सफल बनाने के लिए। ये फिर नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, किसके लिए ये ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, किसके लिए ज़रूरी है। तो अब आपको ये देखना है कि कौन आपूर्ति का जो स्थान है उस कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये 4 होते हैं, इन चारों को ही डिफाइन किया गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ सप्लाई पहला ही है कि टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी एनालाइज्ड डिटेल। आपको मैं डिटेल भी सब इसको करूँगी। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ सप्लाई, फर्स्ट है कि राज्य आपूर्ति के राज्य का निर्धारण, किस राज्य को माना जाएगा। फिर दूसरा सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सप्लाई। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और फोर्थ पॉइंट है बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जो पहला पॉइंट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ सप्लाई, तो इंटर स्टेट सप्लाई। अब देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट है कि किस आप डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई में पहला पॉइंट आपका जो है कि किस राज्य को आप सप्लाई का मानते हैं। देखिए पहला है कि मान लीजिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई में मान लीजिए कि 2 राज्यों के बीच में सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है। तो टू कंसीडर सप्लाई द इंटर स्टेट सप्लाई, it means कि subject to the provisions of subsection 10 supply of goods where the location of the supplier and the place of supply are 2 डिफरेंट स्टेट, 2 राज्यों का होना ज़रूरी है। फिर 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़, 2 विभिन्न संघ शासित प्रदेशों का होना ज़रूरी है। फिर एक स्टेट हो और एक यूनियन टेरिटरी, 3 कंडीशंस दी होंगी। 3 कंडीशन कि 2 राज्य हो सकते हैं, दो अलग अलग संघ शासित प्रदेश हो सकते हैं, और एक राज्य और एक संघ शासित प्रदेश दोनों हो सकता है। कभी कभी बच्चों ये भी होता है कि सेकंड पॉइंट इसका हो सकता है ये कि सप्लाई ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस ऑफ द कस्टमर्स frontiers in India shall be treated to be supply of goods the course of interstate trade or commerce। इट मीन्स कि यदि भारत में माल का आयात किया जाता है, तो जब जो
तो जब से माल भारत के को कस्टम सीमा पार कर लेगा तब उसे अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा। मीनिंग समझिए आप इसको कि मतलब माल बाहर से कोई चीज़ आ रहा है तो जैसे ही वो कस्टम ड्यूटी पे करके जिस राज्य में आएगा उस राज्य का माल हो जाएगा, वो प्रोडक्ट उस राज्य का हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है इसी का कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट। आपको बताया आपको कि विभिन्न उपबंधों पर के अधीन सेवाओं और आपूर्ति की जाती है तो दो विभिन्न राज्य होंगे, दो विभिन्न संघ शासित राज्य, एक राज्य और एक यूनिट टेरिटरीज होगा। इसमें बच्चों दो तीन चीज़ें और भी जुड़ जाती हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस इम्पोर्टेड इनटू टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल बी treated to be supply of services in the course of interstate trade or commerce। फिर नेक्स्ट है कि इसमें जो आपूर्तिकर्ता का स्थान है यानी आपूर्तिकर्ता का मतलब कि when the supplier is located in India and the place of supply of out of India, यानी कि जब आपूर्तिकर्ता का स्थान भारत में हो तथा आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसी में है स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता को भी इसमें जोड़ा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि इंटर स्टेट सप्लाई बच्चों आप समझते होंगे इंटर स्टेट सप्लाई की दो राज्यों के बीच में अगर हो रहा है तो उनको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सप्लाई। बच्चों इसमें एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट सप्लाई क्या होता है ये आप समझिए। एक एग्ज़ाम्पल है कि शिवानी इम्पोर्टेड स्कूल बैग फ्रॉम चाइना फॉर हर शॉप। शिवानी शॉप इज़ रजिस्टर्ड इन मुंबई। In this case, the place of supply will be मुंबई। वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक लेडी है जिसका नाम शिवानी है, अपनी दुकान के लिए चीन से स्कूल बैग को आयात करती है। फिर से सुनिए, शिवानी इम्पोर्टेड स्कूल बैग्स फ्रॉम चाइना फॉर हर शॉप। शिवानी अपनी दुकान के लिए चीन से स्कूल बैग इंपोर्ट करती है, आयात करती है। शिवानी की दुकान मुंबई में पंजीकृत है यानी कि रजिस्टर्ड है उसकी दुकान मुंबई में। इन द केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। खरीद कहाँ से रहा है, कहाँ से रहा है, चाइना से आ रहा है, लेकिन सप्लाई कहाँ हो रही है, मुंबई में हो रही क्योंकि उसकी दुकान मुंबई में है। तो ये कहा जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो मुंबई होगा। द प्लेस सेकेंड पॉइंट इसी का है बच्चों, देखिए द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपोर्ट को जीएसटी में एग्जम्प्टेड किया गया है। इंपोर्ट पर टैक्स लगता है बच्चों, इंपोर्ट पर जीएसटी है, बट एक्सपोर्ट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, एक्सपोर्ट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका थर्ड कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। जो थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। व्हेन डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई in relation to goods, some general rules where first rule है आपका, where a supply is done from the place of business for which registration has been obtained, the location of such place of business is place of supply। कहने का मतलब कि जब माल की आपूर्ति ऐसे व्यावसायिक स्थान से की जाती है जिसका पंजीकरण हो चुका है तो ऐसे व्यवसाय का स्थान माल की आपूर्ति का स्थान होता है।
और इसी का सेकंड पॉइंट है कि बच्चों की जब एक रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस होता है वेयर अ सप्लाई इज़ डन फ्रॉम प्लेस other than the place of business for which registration has been obtained, it means कि fixed establishment elsewhere, the location of such a fixed establishment in the place of supply। यदि पंजीकृत व्यवसाय स्थल से अलग किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य स्थायी प्रतिष्ठान से माल की आपूर्ति की जाती है तो यह स्थायी प्रतिष्ठान की माल आपूर्ति का स्थान माना जाएगा। फिर इसी का थर्ड पॉइंट है कि वेयर अ सप्लाई इज़ डन फ्रॉम मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, वेयर अ सप्लाई इज़ डन फ्रॉम मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the supply will be place of supply। थर्ड पॉइंट है कि यदि माल की आपूर्ति एक से अधिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से की जाती है, चाहे वह रजिस्टर्ड हो प्रतिष्ठान या नहीं, स्थायी प्रतिष्ठान हो या कोई अन्य प्रतिष्ठान हो, तो आपूर्ति जो सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई है वो जो है ऐसी सप्लाई से है जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होगा। फिर थोड़ा सा एक चेंज की 3 जो आपको मैंने पॉइंट्स बताया उसके लिए है कि इन एब्सेंस ऑफ all above such places the location are usual place of residence of the supply will be। मान लीजिए कि कुछ भी नहीं आपको है, यानी कि कहने का मतलब कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन बिजनेस हो रहा है, तो जो उसका रेजिडेंस प्लेस होगा उसको ही जो है सप्लाई का स्थान माना जाएगा। मेरा ख्याल आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में कि जो हम लोगों ने ये कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन डिफरेंट सिचुएशन इस तरीके से समझिए कि पहला है डिफरेंट सिचुएशन इस तरीके से ले लीजिए कि व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि सप्लाई माल की आपूर्ति में परिचालन निहित हो, यानी मूवमेंट इस तरीके से कि एक एग्ज़ाम्पल ऐसे समझिए कि एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मिस्टर ए ने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से लैपटॉप खरीदा। मिस्टर ए ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से न्यू दिल्ली में लैपटॉप खरीदा, बट वो रहते कहाँ हैं? लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने ख़रीद करके वहाँ पेमेंट दे दिया और देने के बाद वो उसको लखनऊ चले आए और उन्होंने वो चीज़ जो है पैसा भेज दिया उन्होंने दिल्ली में और वो चले आए अपने घर और वो दिल्ली से लखनऊ आकर के उनको जो सप्लाई हो रही है वो दिल्ली में ना हो करके लखनऊ में हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में सप्लाई कहाँ की मानी जाएगी? पैसा तो उन्होंने दिल्ली में पे किया, लेकिन सप्लाई उनको कहाँ मिल रही है? मिस्टर ए रेजिडेंस ऑफ लखनऊ बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम न्यू दिल्ली, लैपटॉप इज़ डिलीवर्ड टू हर इन लखनऊ, प्लेस ऑफ सप्लाई लखनऊ मानी जाएगी। एज अ डिलीवरी टर्मिनेटेड इन लखनऊ, यानी कि डिलीवरी की सपुर्दगी जो है टर्मिनेट हो जाती है लखनऊ में। बच्चों समझिए कि उनको जो ऑनरशिप मिल रहा है वो लखनऊ में मिल रहा है, यानी कि वो उनको लखनऊ में लैपटॉप आया और पेमेंट उन्होंने कहाँ किया? जैसे ई कॉमर्स में आप पेमेंट अकाउंट से करते हैं, कहीं किसी मुंबई महाराष्ट्र कहीं भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको डिलीवरी मिलती है उसको ही माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई, डिलीवरी प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें 2-3 पॉइंट और भी हैं। एक है व्हेन सप्लाई नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब माल की आपूर्ति में परिचालन निहित न हो। एक ऐसे समझिए कि उन्होंने वो लखनऊ के निवासी थे, मिस्टर ए लखनऊ के निवासी थे और उन्होंने दिल्ली के एक स्टोर से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से लैपटॉप को ख़रीदा था।
तो लैपटॉप वहीं स्टोर पर ही लैपटॉप प्राप्त कर लिया, तो अब और अपने व्हीकल से लखनऊ ले आए, तो इस मामले में आपूर्ति कहाँ की मानी जाएगी? दिल्ली की मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने वहीं पर दिल्ली में ही डिलीवरी ले ली है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। व्हेन गुड्स, थर्ड पॉइंट है इसका कि व्हेन गुड्स आर टू बी असेंबल्ड आर इंस्टॉल्ड। फिर से सुनिए, व्हेन गुड्स आर टू बी असेंबल्ड आर इंस्टॉल्ड, जब माल को जोड़ना या स्थापित करना हो तो जहाँ पर इंस्टॉल्ड एंड असेंबल किया जाता है वहीं पर उसको माना जाएगा, चाहे भले ही पेमेंट कहीं भी दिया गया हो, उसकी सप्लाई जो है वहीं की मानी जाएगी। अब एक इसमें भी एक एग्जांपल है कि मिस्टर ए जो है, व्हेन लिफ्ट, मिस्टर एज परचेज लिफ्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली से उन्होंने एक लिफ्ट ख़रीदा, बट उनके ऑफिस में, गाज़ियाबाद उनका ऑफिस है, उनके गाज़ियाबाद पे उन्होंने अपनी सप्लाई मंगवाई, क्योंकि वहाँ इंस्टॉल होना उनके ऑफिस में। तो बच्चों कहाँ की मानी जाएगी आपूर्ति, कहाँ सप्लाई माना जाएगा? गाज़ियाबाद माना जाएगा। ख़रीदा वहाँ से, दिल्ली से, परचेज वहाँ से किया दिल्ली से, और पेमेंट भी दिल्ली में ही किया, लेकिन गुड्स ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी? गाज़ियाबाद मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इंस्टॉल कराया। तो जहाँ के लिए इंस्टॉल कराया है वहाँ के लिए उसको माना जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसी का कि कभी कभी थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन से भी सप्लाई होती है, सप्लाई ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। यदि बच्चों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट, ये कि सप्लाई ऑन कैरिड व्हीकल, ऐसे समझिए कि वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बॉर्डर कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल एंड प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन विच सच गुड्स वर लोकेटेड। मिस्टर नमन बॉर्डर्ड अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। ठीक है, दिल्ली से वो पुणे आए, अब बाई फ्लाइट वो दिल्ली से पुणे आ रहे हैं। ही बॉट मील ऑन बोर्ड, उन्होंने एक भोजन का पैकेट ख़रीदा, तो वो पूछ रहा है कि जो भोजन का पैकेट है वो उन्होंने दिल्ली में ख़रीदा, तो उसकी सप्लाई कहाँ की मानी जाएगी? वो जा रहे हैं पुणे, पुणे की मानी जाएगी या दिल्ली की मानी जाएगी? बच्चों उन्होंने जो परचेज़ किया था तो दिल्ली में, सॉरी, परचेज़ उन्होंने कहीं भी किया हो, दिल्ली से पुणे के बीच में उन्होंने परचेज़ कहीं भी किया हो, लेकिन चूंकि फ़्लाइट दिल्ली टू पुणे है इसलिए दिल्ली की मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इसलिए बता रही हूँ। फिफ्थ पॉइंट, सप्लाई ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। सप्लाई ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पार्टी वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट ऑफ एनी other person on the instruction of third person, whether action as an agent or otherwise, before or doing movement of goods either by way of third person has received the goods, and place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person। इसको आप ऐसे समझें कि यदि माल की आपूर्ति किसी तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर या किसी अन्य व्यक्ति को की जाती है तो ये माना जाता है कि तीसरा व्यक्ति माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर ले, भले ही माल का वास्तविक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्दगी किया गया हो। ऐसे मामले में तीसरे व्यक्ति का स्थान ही माल की सुपुर्दगी माना जाता है। एक एग्जाम्पल इसमें भी है कि मिस्टर राज फ्रॉम कानपुर परचेज द गुड्स फ्रॉम ए in Kanpur and ask to delivery the goods directly to his brother residing in Ghaziabad. The place of supply is Kanpur because Mr. Raj is the third person who directs A to deliver the goods to his brother and is therefore deemed to have received
द गुड्स इन कानपुर। मिस्टर कहने का सेंस कि कानपुर मिस्टर राज जो हैं वो कानपुर से कंप्यूटर परचेज़ करते हैं और विक्रेता को ये निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि उनका एक भाई है जो गाज़ियाबाद में रहता है, कंप्यूटर उसको गाज़ियाबाद में दे दिया जाए। तो प्रश्न ये है कि गाज़ियाबाद में देना है तो ऐसे मामले में आपूर्ति का स्थान कानपुर होगा, क्योंकि यह माना गया कि कंप्यूटर की सुपुर्दगी मिस्टर राज ने कानपुर में ही ले ली थी। भले ही जो है सुपुर्दगी गाज़ियाबाद में हुई, लेकिन वो जो पेमेंट हुआ, जो वहाँ पर सारा कुछ, खाली डायरेक्शन उसने दिया कि आप गाज़ियाबाद में दे दीजिएगा, लेकिन डिलीवरी कानपुर में ही तय हो गई थी। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है कि एक उपभोक्ता सामग्री के एक विक्रेता की दुकान से करोल बाग दिल्ली में है और उसका गोदाम गाज़ियाबाद में है। जैसे कि अगर कोई चीज़, मान लीजिए कि हमने ऑर्डर किया कोई चीज़ और वो जिस जगह पे हमने ऑर्डर किया उस जगह पे वो डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका जो गोडाउन है वो किसी दूसरे जगह पे है। तो अब जिस दूसरे जगह से गोडाउन से आएगा और हमारे घर पहुंचेगा तो डिलीवरी कहाँ की मानी जाएगी? जिस जगह पे गोडाउन है। ठीक है, तो अब इस तरीके से दो सप्लाई आप प्लेस हो गया। एक तो जहाँ से परचेज़ किया मैंने, जहाँ पेमेंट किया वहाँ, और दूसरा जहाँ से डिलीवरी आई, यानी कि दिल्ली में दुकान था और गाज़ियाबाद में गोडाउन था। तो दिल्ली जो है वो परचेजिंग प्लेस हुआ और सप्लाई प्लेस हुआ गाज़ियाबाद। तो दोनों, अब ये दिल्ली और गाज़ियाबाद दोनों ही आएंगे सप्लाई ऑफ प्लेस में। नेक्स्ट है कि कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि अनसर्टेनिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड, अगर कोई भी माल की आपूर्ति अनिश्चित है कि कैसे देना है, कब देना है, तो जो प्रेस्क्राइब मैनर है अकॉर्डिंग टू उसके दिया जाता है। और बच्चों ये एक जो फोर्थ पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने आपको गुड्स बताया। फोर्थ पॉइंट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। पहले तो डिफरेंस समझिए। सप्लाई ऑफ सर्विस डिफर्स फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स। बच्चों समझते हैं क्यों? सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिफर फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल एंड हैज़ फिजिकल फॉर्म्स। ठीक है, सप्लाई जो होती है वो इसलिए डिफ़र होती है सर्विस से, क्योंकि वो सप्लाई टेंजिबल है और फिज़िकल फॉर्म होता है उसका। लेकिन सर्विसेज आर इन एन एब्स्ट्रैक्ट एंड इनविजुअल फॉर्म, सो दैट दोनों में डिफरेंसेस ये हैं। देयरफॉर इन रिलेशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन कौन से 3 पॉइंट इसके भी हैं। एक तो है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, दूसरा है लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और सप्लायर, थर्ड पॉइंट है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, किस तरीके का ट्रांजैक्शन है। ये 3 पॉइंट हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ पहला है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जिस स्थान पे जो भी सप्लायर है वो जहाँ रजिस्टर्ड है वहाँ की सप्लाई मानी जाएगी। फिर जहाँ पे वो सप्लाई, जैसे वेयर द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, तो वेयर द सप्लाई ऑफ रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, द लोकेशन of such place of business will be the place of recipient. Second है इसका कि where the supply of received at place other than the place of business for which registration have been obtained. For it means fixed establishment elsewhere, the location of such fixed establishment will be the place of recipient. For third है कि where the supply of received at more than one establishment, whether the place of business of fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the receipt of supply will be the place of recipient. Fifth, in absence of such place, the location of usual place of residence of the recipient will be the प्लेस ऑफ रेसिपेंट। फिर सेकेंड है बच्चों इसी में कि लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और सप्लाई।
जो सेवा प्रदाता का स्थान है। तो इस संदर्भ में भी कुछ आपसे कहना चाहूँगी कि यदि सेवाएं व्यवसाय के रजिस्टर्ड स्थान पर प्राप्त की जाती हैं तो सेवा प्रदाता का स्थान यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स जो है उस रजिस्टर्ड प्लेस को कहा जाएगा। फिर उसमें फिर सेकंड है कि वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैव बीन obtained, the location of such fixed establishment considered the location of service and provider or supplier। यदि सेवाएं व्यवसाय के रजिस्टर्ड स्थान से अलग हैं, किसी अन्य स्थान पर की जाती हैं तो उपलब्ध कराई जाती हैं तो सेवा प्रदाता का स्थान वही रहेगा। बच्चों कि इसमें एक एग्जाम्पल आपको दूं कि एक सीए पर है और वो जो है दिल्ली में उसका ऑफिस है सीए का, लेकिन वो दिल्ली के अतिरिक्त अन्य विभिन्न राज्यों में अपना वो देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। महाराष्ट्र में, पुणे में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में अपनी सर्विस यानी कि कई राज्यों का वो रिटर्न फाइल करता है। तो वो कहाँ गुड्स ऑफ सप्लाई कहाँ हो रहा है, सर्विस ऑफ सप्लाई कहाँ हो रहा है, उसकी सर्विसों की सप्लाई जिस राज्य को वो कर रहा है उस राज्य की सप्लाई तो होगी, लेकिन जब वो भी तो रेसिपिएंट, जब वो भरेगा जीएसटी तो वो टोटल जितना उसने किया है वो सब उसको दिखाना पड़ेगा और उसका जो ऑफिस जहाँ सिचुएटेड है वहाँ की सप्लाई मानी जाएगी, दिल्ली की सप्लाई मानी जाएगी, ना कि बनारस की सप्लाई जहाँ पर वो कर रहा है। जिन जिन राज्यों में कर रहा उन राज्यों को नहीं माना जाएगा, उसकी सप्लाई जो है जिस जगह पे उसका ऑफिस स्थित है उस जगह का माना जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देनों के प्रकार। तो लेन देनों के प्रकार में बच्चों आपको बताया कि उसमें फर्स्ट है कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इज इफ़ बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर लोकेटेड इन इंडिया देन द ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट इन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन it occurs when the supplier and recipient are located in two different states or union territory. Second is interstate transaction in occur when the supplier and recipient are located within the same state union territories। और इसमें एक और भी पॉइंट है बच्चों, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इफ़ वन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया देन द ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। एक एग्जांपल है इसमें, इंपोर्ट। बच्चों एक चीज़ ऐसे समझिए कि इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मान लीजिए कि एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है वो विदेश में रहता है और वो भारत की कंपनी को ऑर्डर करता है कि मेरे माता पिता वहाँ भारत में इस स्थान पर रहते हैं, पर्टिकुलर प्लेस बताता है और कहता है कि आप जा कर के उनके घर के एसी की सर्विसिंग कर दीजिए। तो सर्विसिंग करने की सप्लाई जो है वो कहाँ मानी जाएगी, भारत की मानी जाएगी या विदेश की मानी जाएगी? ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ माना जाएगा। तो जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ प्लेस जो होगा वो इंडिया का माना जाएगा, जिस जगह पर भले ही वो पेमेंट वहाँ से कर रहा है लेकिन पेमेंट से मतलब नहीं है, सप्लाई कहाँ हो रही है, इंडिया में उस पर्सन के घर, उस पर्सन के माता पिता के घर में हो रही है। बच्चों ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछिएगा, मैसेज करके, मैसेजिंग से पूछिएगा। आप हमें फ़ोन नहीं कीजिएगा, आप हमको मैसेजिंग से पूछिएगा बच्चों, हम आपको तुरंत बताएंगे कि किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों ये होता है। कोई भी दिक्कत होगी तो हमसे आप ज़रूर पूछिएगा।